योगी के यूपी में हिंदुओं का डर आउट, योगी पर भरोसा है। अब कोई माफिया यूपी में किसी हिंदू को डरा नहीं सकता, हिंदू को धमका नहीं सकता, कोई माफिया खुली जीप में पिस्टल नहीं लहरा सकता। योगी ने आज बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि जो ऐसा करेगा उसका अंजाम रावण और कंस जैसा होगा। यूपी के मऊ में 21 साल पहले हुए दंगे का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी की टेरर फाइल दोबारा खोल दी। इसी टेरर फाइल से योगी ने समाजवादी पार्टी के कुछ कारनामे भी गिना दिए। योगी के एक एक वाक्य में कीवर्ड्स हैं। योगी के कीवर्ड्स को डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर याद है आपको? योगी आदित्यनाथ ने आज इस तस्वीर की चर्चा की। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। यूपी के पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, खुली जीप के ऊपर मशीन गन लेकर बैठा मुख्तार अंसारी और दंगे में जलता मऊ। साल था 2005 और महीना था अक्टूबर। 21 साल पहले दुर्गा पूजा के मौके पर मऊ को दंगों की आग में जला दिया गया था। मऊ में दंगा नहीं, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। दंगे में दोनों तरफ से जाने जाती हैं। मऊ में सिर्फ हिंदू मारे गए थे। सरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की थी और मऊ का खुद मुख्तार इंचार्ज मुख्तार अंसारी था। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में उसी दंगे का जिक्र किया। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। 27 के चुनाव से पहले योगी दौरे कर रहे हैं। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत योगी आदित्यनाथ मऊ पहुंचे। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। मऊ में किसी जमाने में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। सरकार समाजवादी पार्टी की हो तो मुख्तार के हाथ में पूरा सिस्टम आ जाता। इसी मऊ में मुख्तार अंसारी ने खुली जीप में हथियार लहराते हुए पूरे शहर में घूम घूम कर दंगा करवाया था। इक्कीस साल पुराने इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मुख्तार की खुली जीप के ऊपर मशीन गन बंधा और जीप के पीछे पुलिस वाले लटके हुए हैं। वो दंगा कराने वाले मुख्तार अंसारी को सिक्योरिटी दे रहे थे। 21 साल बाद अब ना तो मुख्तार बचा, ना मुख्तार की माफिया सल्तनत बची। योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया की गर्मी निकाल दी है। गर्मी निकलने से यूपी के माफिया ठंडे पड़ चुके हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में शिफ्ट होकर वहां मौज काटने लगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लंबा केस लड़ा और फिर योगी राज में ही मुख्तार को व्हील चेयर पर बिठाकर पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल ले आया गया। यहां जेल में ही हार्ट अटैक होने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। 27 के चुनाव में योगी से आगे योगी की इमेज चल रही है। कट्टर, आक्रामक, हार्डलाइनर, हिंदुत्व वाले योगी आदित्यनाथ। सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9.25 साल में यूपी के अंदर पूरे माफिया राज पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाकर योगी की सरकार ने वहां गरीबों के लिए घर बनवा दिए। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। आज भी योगी की पुलिस ने एक कुख्यात गुंडे को एनकाउंटर में ढेर किया। सहारनपुर के गुंडे अहसान पर 13 लूट समेत 31 मुकदमे दर्ज थे। सहारनपुर पुलिस ने आज डूमवाला गांव के पास अहसान के गैंग को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली जिसमें अहसान ढेर हो गया। योगी आदित्यनाथ सीधा बोलते हैं, योगी सीधी चोट करते हैं, योगी सीधा वार करते हैं। 2005 के मऊ दंगे का जिक्र करके योगी आदित्यनाथ ने फिर से 80-20 वाला दरवाजा खोल दिया। योगी ने अपने लिए 80 चुना है, विरोधियों के लिए 20 छोड़ा है। योगी का मैसेज क्लियर है, 100 में से 80 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। सड़क बनती है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने देती है क्या? कोई स्वास्थ्य का केंद्र बनता है, क्या वह जाति पूछ करके उपचार करती है क्या? कोई पुल बनता है तो क्या वह जाति पूछ करके चलने की अनुमति देती है क्या? या बाढ़ सुरक्षा का कोई कार्य होता है तो क्या वह जाति पूछ करके बाढ़ से बचाव करती है? नहीं। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में निषेध लगती है। योगी आदित्यनाथ हिंदू वाला बनकर 27 का चुनाव जीतने की तैयारी में है। राहुल गांधी ऑटो वाला बनकर 29 के चुनाव की भूमिका बना रहे हैं। सिद्धरामैया कांग्रेस में ओबीसी वाला बनकर राजनीति का अगला स्टेप उठा रहे हैं। डीके शिव कुमार हाईकमान वाला गुड गाय बनकर कर्नाटक पर राज करना चाहते हैं और शुभेंदु अधिकारी वचन निभाने वाला सीएम बनकर बंगाल की भूमि को घुसपैठियों से खाली करवा रहे हैं। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। जिस नेता की जैसी पॉलिटिक्स वो वैसा ही किला बना रहा है। शुभेंदु के बंगाल मॉडल पर अमित शाह अपनी मुहर ठोक रहे हैं। आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप
जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करे। राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल 13 साल पहले इसी दिल्ली में कर चुके हैं। केजरीवाल ने जो काम 2013 में किया था वही काम 13 साल बाद राहुल गांधी 2026 में कर रहे हैं। दिल्ली के मंगाली मार्केट के पास टोडरमल पार्क में राहुल गांधी ऑटो वालों से मिले। पार्क में बैठकर राहुल ने उनके साथ लंच किया और ऑटो वालों की वर्दी पहनकर राहुल ने सेल्फी खिंचवाई। राहुल गांधी ये काम तब कर रहे थे जब दिल्ली में ही कर्नाटक के कांग्रेसी नेता अगली सरकार के गठन और अगली कैबिनेट के बारे में माथापच्ची कर रहे थे। कर्नाटक के नाटक का क्लाइमैक्स अभी बचा हुआ है। अभी तो सिर्फ सिद्धारमैया का इस्तीफा हुआ है। अभी डीके शिव कुमार का विधायक दल का नेता बनना, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना और कैबिनेट का गठन बाकी है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए शनिवार 30 मई शाम 4 बजे बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली है। उससे पहले कर्नाटक के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से पिछड़ा ओबीसी कर रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि केंद्र सरकार में ओबीसी सेक्रेटरी कितने हैं, पीएमओ में ओबीसी ऑफिसर्स कितने हैं। ओबीसी वोट के लिए ही राहुल देश भर में जातिगत जनगणना के लिए प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन राहुल को जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से उतार दिया, वो भी उस मुख्यमंत्री को जिसने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराई। देश के 4 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के 4 ही मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ठाकुर हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अगड़े रेड्डी हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन नायर हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिव कुमार वो कालिग्गा हैं। इन चारों में से कोई भी पिछड़ा या ओबीसी नहीं है। कांग्रेस के आखिरी पिछड़ा मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक की पिछड़ा पॉलिटिक्स के महारथी और मास लीडर सिद्धारमैया को राहुल गांधी ने कुर्सी से उतार दिया और उनकी जगह डीके शिव कुमार को सीएम बनाने जा रहे हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक की ओबीसी कुरुबा जाति से ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटक की आबादी में 43,70,000 कुरुबा हैं। कुरुबा केंद्र की सूची में भी ओबीसी हैं और कर्नाटक की जातियों की लिस्ट में भी ओबीसी हैं। डीके शिव कुमार वोक्कालिग्गा है। कर्नाटक में वोक्कालिग्गा आबादी 61,60,000 है। वोक्कालिग्गा केंद्र की सूची में ओबीसी जाति है, लेकिन कर्नाटक में वोक्कालिग्गा की गिनती अगड़ी जातियों में होती है। खुद डीके शिव कुमार भी जब चुनाव का पर्चा भरते हैं तो उसमें ओबीसी होने का दावा नहीं करते। सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाकर राहुल गांधी अपना वादा तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन राहुल का ओबीसी वाला गणित बिगड़ रहा है। राजस्थान के अशोक गहलोत ओबीसी मुख्यमंत्री थे, 2023 के चुनाव में हार गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी कांग्रेस के पिछड़ा मुख्यमंत्री थे, 2023 में वो भी हार गए। कांग्रेस के पास कर्नाटक में सिद्धारमैया के रूप में एकमात्र पिछड़ा मुख्यमंत्री बच गए थे। 2026 में राहुल ने उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है तो उसके पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता। बीजेपी की हर जीत के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जाति भी उनमें से एक अहम फैक्टर होता है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा मोहन यादव, बिहार में पिछड़ा सम्राट चौधरी, हरियाणा में पिछड़ा नायब सिंह सैनी, गुजरात में पिछड़ा भूपेंद्र पटेल, ओडिशा में आदिवासी मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विष्णुदेव साय। बीजेपी के पास पिछड़े और दलित आदिवासियों को दिखाने के लिए मुख्यमंत्रियों की पूरी जमात है। कांग्रेस के पास सन्नाटा है। नरेंद्र भाई ने जो यात्रा, विकास की यात्रा गुजरात से शुरू की, आज 12 साल हो गए इनकी सरकार को। 12 साल में गुजरात के विकास के मॉडल को श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक फैलाने का काम किया है। और उसका परिणाम देखिए,
देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और अंत में अभी अभी बंगाल का चुनाव था, वहां पर भी दीदी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर तक समग्र मां गंगा के पथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। डीके शिव कुमार ने शपथ ग्रहण के मुहूर्त का फैसला अपने ज्योतिषी पर छोड़ दिया है। ज्योतिषी जो मुहूर्त बताएंगे उसी मुहूर्त में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बेंगलुरु है। कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली और बेंगलुरु के बीच झूल रहा है, मगर बेंगलुरु के लोग बद इंतजामी से परेशान हैं। आधे घंटे की बारिश में ही यहाँ की सड़क तालाब बन गई। कर्नाटक को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से भी 28 में वापसी करना आसान नहीं होगा। सिद्धरामैया और डीके के डबल इंजन में कर्नाटक का ट्रबल डबल हो गया। कर्नाटक का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 5,229 करोड़ रुपए घटाना पड़ा। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वेलफेयर स्कीम्स के कारण कर्नाटक का खजाना खाली है। वित्तीय घाटा एक साल में ही 46,623 करोड़ से बढ़कर 65,522 करोड़ हो गया। राजस्व घाटा बढ़कर 9,271 करोड़ हो गया। एक साल में कर्नाटक सरकार ने 63,000 करोड़ का कर्ज लिया। 3,140 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। सरकार पर ठेकेदारों का 30,000 करोड़ बकाया है। लोकल बॉडी इलेक्शन में देरी होने से कर्नाटक को 6,000 करोड़ की केंद्रीय मदद रुक सकती है। कांग्रेस के लिए यह बहुत आसान होगा कि वो मोदी सरकार पर कर्नाटक से भेदभाव के आरोप लगा दें। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी यही करती थी, लेकिन वोटर को इन सब से बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसे काम चाहिए। कर्नाटक में डीके को भी काम करके दिखाना पड़ेगा।